Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी। आपका स्वागत है यहाँ पर, और आज हम लेबर कॉस्ट के चैप्टर को एक और पायदान आगे लेकर जाएंगे। पिछली बार जब मैंने आपसे मुलाकात की थी तो मैंने आपको पेरोल के बारे में समझाया था कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, ओके, जिनका पगार काफ़ी कम होता है, टू मेक श्योर कि इन लोगों का पगार सही से कैलकुलेट किया जाए, ये जो पगार है उनको मिनिमम इतना तो पगार मिले और उनको सही समय पर ये पगार मिले, जिसके लिए अलग अलग कानून हमारे भारत देश में बनाए गए थे, जिसमें से पहला कानून है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ऑब्वियसली काफ़ी पुराना कानून है, पर इसी कानून में अमेंडमेंट किए जाते हैं, मतलब इसका एक नया वर्जन बनाया जाता है जो लेटेस्ट सिचुएशन है, मार्केट कंडीशंस है, उसको वो एड्रेस करती है या उसके इंफॉर्मेशन को वो लेती है ताकि ये नए कैलकुलेशंस हो सके। हमने ये समझा कि क्या क्या पेमेंट एक वर्कर को किया जाता है। उसके बाद हमने ये समझा कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, लोगों को वर्कर्स का किसी तरह का भी शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जगहों पर रहकर ये जिम्मेदारी उठाई है कि इतना मिनिमम पेमेंट कोई भी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर को मिलना ही चाहिए। ये पूरी चर्चा पिछली बार हो चुकी है, और जिन भी फैक्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे 10 या 20 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर बोनस का किस तरीके का कैलकुलेशन होता है, वो बोनस का कैलकुलेशन कब होता है, वो बोनस कब तक दिया जाना चाहिए, और आखिरकार में हमने ये समझा कि अगर कोई थोड़ी कुछ या बड़ी गड़बड़ी करता है तो उसको बोनस कब नहीं मिलेगा। ये सारी चर्चा लास्ट टाइम तक हो चुकी है। आज हम ना कि क्या प्लस होता है एक एम्प्लॉय के पगार को, वेजेस को गिनने में, पर क्या माइनस होता है, ये हम समझने की चर्चा करेंगे। जनरली जो डिडक्शंस होते हैं एक एम्प्लॉय के सैलरी में से या वेजेस में से, वो होते तो मल्टीपल है, बट यहाँ पर जो मेजर 4 है हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये मेजर 4 में जो एम्प्लॉयर होता है वो भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। सबसे पहली बात, जो एक डिडक्शन है एक एम्प्लॉय के वेजेस में से, वो है टीडीएस। क्या है ये? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट में फैक्ट्रीज को गिनने जाओ, काफ़ी आपको मिलेंगे, और उसमें अगर आप वर्कर्स को गिनने जाओ तो आपको तो लाखों की तादाद में वर्कर्स मिलने वाले हैं। तो जो सरकार होती है
अगर इन लोगों से उनको टैक्स लेना है, हाँ ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा इनकम का लेवल बनाया गया है कि अगर आप इतना नहीं कमाते सालाना तो फिर आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार इन लोगों के पीछे, इन हर एक इंसान के पीछे पड़ नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो वो बॉस को बोलती है, बॉस सोर्स, स्तोत्र, सैलरी देने का आप हो, आपके एम्प्लॉइज को, आपके तो जेब से जाता है, आपके हाथों से जाता है। आप एक काम करो, उनको इनकम देने के पहले टैक्स काट लो, ताकि सरकार एम्प्लॉई वर्कर को ना पकड़े पर एम्प्लॉयर को पकड़े, क्योंकि एम्प्लॉयर को पकड़ने में तकलीफ थोड़ी कम होती है। तो एक जो डिडक्शन होता है, अगर एक एम्प्लॉई साल में इतना कमाता है कि उसको टैक्स भरना चाहिए, तो उसको टीडीएस कहा जाता है। ये नेशनल लेवल पे सभी के पगार में से माइनस किया जाता है। ये हर वर्कर के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर वर्कर का जो सैलरी का कंपोनेंट होता है, मतलब किसका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस अलग है, लीव ट्रैवलेंस अलाउंस अलग है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलग है। ये चीज़ें कॉस्टिंग में आपको नहीं लगेगी, बट अगर आप टैक्सेशन की सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर काफ़ी पुरानी है, और सैलरी नाम के चैप्टर में तो ये लगभग सारे क्वेश्चंस में आता है। हाँ, ये टीडीएस का डिडक्शन एक वर्कर्स के या एक एम्प्लॉई के पगार से तो डेफिनेटली होना चाहिए, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो बॉस है या जो एम्प्लॉयर है उसको फॉर्म 24Q और फॉर्म 16 जो एम्प्लॉई होता है ना, वर्कर, उसको काफ़ी काम आता है, क्योंकि वो एक प्रूफ होता है कि मेरे पगार में से इतना टीडीएस तो सरकार ने पहले ही काट लिया है। टीडीएस इज वन ऑफ द डिडक्शंस एट अ नेशनल लेवल। सेकेंड इज प्रोफेशनल टैक्स। अब ये क्या है? देखो भाई, अगर कोई भी किसी भी ऑफिस में काम करने जा रहा है ना महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र स्टेट प्रांत जो होता है वो एक प्रोफेशनल टैक्स कट करता है। वो डिपेंड करता है कि वो बंदे का सैलरी कितना है। ये एक स्टेट बेस्ड टैक्स है, मतलब कि ये टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास नहीं जाता, ये टैक्स उसी प्रांत में रह जाता है। तो अगर केरला में डिडक्ट हो रहा है, ये चला जाता है केरला गवर्नमेंट की तिजोरी में। गुजरात में डिडक्ट हो रहा है तो ये चला जाता है गुजरात गवर्नमेंट की तिजोरी में। ऑब्वियसली उस टैक्सेस का जो इस्तेमाल है, जो सरकार है, वो लोगों के लिए ही फैसिलिटीज प्रोवाइड में की जाती है। तो दूसरा, जहाँ पर भी आपकी कंपनी या फैक्ट्री बेस्ड है और अगर उसमें से आपको कोई पगार मिल रहा है, ऑब्वियसली आप काम करोगे तो कमाई तो होगी ही होगी। एक प्रोफेशनल टैक्स दूसरा कंपलसरी ये डिडक्ट होता है। ये अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए, बट डिडक्ट ज़रूर होता है। पहला क्या डिडक्ट होता है? टीडीएस। दूसरा क्या डिडक्ट होता है? प्रोफेशनल टैक्स। तीसरा क्या डिडक्ट होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नाउ इट इज ऑब्वियस, इंश्योरेंस तो आप लोगों ने इतनी तो पढ़ाई लिखाई कर ली है कि आप लोगों को पता है कि इंश्योरेंस किस काम के किस समय काम आता है। कोई भी बुरा समय होगा, या अगर एक्सीडेंट होगा, या अगर डेथ होगा एम्प्लॉई का, तो एम्प्लॉई के फैमिली के हेल्प के लिए ये जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस है ये काम आता है। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये बड़े ऊंचे लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी बार ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमको ये इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो कल कुछ नहीं होगा, मुझे तो परसों कुछ नहीं होगा। बट कल किसको क्या होगा, वेदर वो फैक्ट्री में हो या फैक्ट्री के बाहर, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया है कि सभी वर्कर्स जो इतना पगार कमाते हैं या कम से कम इतना पगार कमाते हैं, उन लोगों को ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसमें पैसा जमा करना ही करना है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ओके, ईएसआई फंड maintained by ESIC, Employee State Insurance Corporation, is applicable to employees earning 15,000 or less. तो 15,000 से जो ज्यादा कमाते हैं ना पर मंथ, ये उन लोगों की हम चर्चा नहीं कर रहे। कम
की चर्चा कर रहे हैं। ओके, अगर कम की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो कैसे ये कैलकुलेशन किया जाता है? देखिए, दिस फंड इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड। अलग अलग लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। बॉस भी करता है, एम्प्लॉयर, और वर्कर भी करता है, एम्प्लॉई, इन विच the employer and the employee contribute 4.75% and 1.75%। ये प्लीज इस मेमोरी में डाल दो। बॉस कितना कंट्रीब्यूट करता है ESI में? 4.75। एम्प्लॉई कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1.75। किसका? टोटल बिल के ये बन जाता है 6.5, बट किसका? उसके पगार का। क्वेश्चन मार्क्स। और उसके पगार में तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? पगार का मतलब क्या है? देखो भाई, बेसिक पे होता है, DA होता है, CCA होता है, HRA होता है, इंसेंटिव अलाउंस होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। हाँ, क्या एक्सक्लूड किया जाता है 6.5 के कैलकुलेशन के लिए? बोनस, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, एनकैशमेंट ऑफ लीव एंड ग्रेजुइटी। ये तो नॉर्मली जब एम्प्लॉय को छुट्टी दी जाती है ना परमानेंटली, तभी किया जाता है। तो जो नॉर्मल उसका पगार होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। ESI का, एम्प्लॉयर का 4.75 और एम्प्लॉय का 1.75 कैलकुलेट करने के लिए। इसका छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अगर आप सोचो कि किसी को 8,000 का पगार मिलता है सब जोड़ जाड़ के, तो एम्प्लॉयर को ESI के फंड में कितना पैसा डालना है? 4.75। तो 4.75 विल कम टू 380 रुपीज। एम्प्लॉई को कितना कंट्रीब्यूट करना है? 1.75, दैट कम्स टू 140 रुपीज। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाता है 6.5। तो इतना हर महीने एम्प्लॉई के ESI फंड में जमा होता है। ऑब्वियसली एक्सीडेंट तो हर महीने नहीं होता, डेथ ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं होता है। ओके, हाँ। सो अगर 15,000 से आपका सैलरी कम है, आपके ESI के डिब्बे में देखिए भाई 6.5 जाना चाहिए। वो एम्प्लॉयर को 4.75 और एम्प्लॉई को 1.75, जो भी उसका सैलरी डिटरमाइन होता है, जो इसके पहले हमने बोला है कि भैया बोनस नहीं आएगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन नहीं आएगा, हाँ ग्रेजुइटी नहीं आएगा, बट इसके अलावा जो नॉर्मल होता है, CCA होता है, HRA होता है, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फाइंड आउट सैलरी कितना है, ताकि उसका 4.75 और उसका 1.75 कैलकुलेट हो सके। अगर किसका पगार 15,000 से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कायदे है ये 15,000 से कम के हर महीने की कमाई के लिए बताया गया है। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है 17,000 है, 20,000 है, तो 17-20,000 के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। बट ये ज़्यादा करके जो 15,000 से नीचे है ना, ये उनके लिए कंपलसरी है। आगे जाके द एम्प्लॉइज डेपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, अभी ये क्या है? EDLI प्रोवाइड्स एश्योरेंस बेनिफिट डेथ इंश्योरेंस। ये खास करके डेथ के लिए है। इसके पहले आप बोल सकते हो कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो सकता है, एक्सीडेंट रिलेटेड हो सकता है, बट अगर डेथ है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फंड है। और इसमें अगर आप ध्यान दो, एम्प्लॉय डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग। EDLI में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करने की जरूरत नहीं है, तो टेक्निकली ये उसके पगार में से डिडक्ट नहीं होता, बट एम्प्लॉयर को डेफिनेटली करना पड़ता है, बॉस को करना पड़ता है। कितना? उसको 0.5% ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर EDLI में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। दैट इफ अ वर्कर मीट्स विथ डेथ, उसकी डेथ हो जाती है, तो एम्प्लॉयर ने जो हर टाइम 0.5%, जो मैक्सिमम 6,500 होता है, ओके, इतना जो कंट्रीब्यूट किया था एज अ डेथ कॉम्पेंसेशन, इनके जो परिवार है, परिवार के सदस्यों को जरूर मिले। एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टेक्निकली वो उसके पगार में से डिडक्ट होता नहीं है। बट येस 0.5% ऑफ द टोटल वेजेस, जो मैक्सिमम 6,500 हो सकता है, एम्प्लॉयर को हर वर्कर के पीछे कंट्रीब्यूट ज़रूर करना पड़ता है। 3 चीज़ें हमने एज डिडक्शंस अभी सीख ली, एक TDS है, एक प्रोफेशनल टैक्स है, एक ESI है। आखिरकार क्या है? प्रोविडेंट फंड। काफ़ी फेमस है, आप लोगों में से सभी ने सुना होगा। अगर मामा नहीं, नाना नानी कभी रिटायर हुए या माँ बाप आपके रिटायर हो चुके हैं, तो प्रोविडेंट फंड तो उनको मिला ही मिला होगा। ये किस तरह कैलकुलेट किया गया था? ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, देखिए ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड है। जब भी ये चर्चा होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब क्या है?
एक से ज्यादा लोगों ने उसके अंदर पैसे डाले हैं। ओके, तो अगेन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कौन पैसा डालता है? एम्प्लॉय पैसे डालता है और एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है। कितने पैसे डालता है देखिए, डिपेंड करता है। कहा है बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इक्वल टू 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। 12%, इसके पहले 4.75, 1.75, 6.5 टोटल वो ESI का कंट्रीब्यूशन था, ये है 12%। हाउएवर द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में डिफर। देखिए, एम्प्लॉइज कैन कंट्रीब्यूट मोर देन 12% ऑफ देयर सैलरी वॉलंटियरली। प्रोविडेंट फंड ये क्यों बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हेन अ पर्सन रिटायर्स, और जब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो काम करने के लिए उसकी फिजिकल, उसकी शारीरिक क्षमता ही नहीं है, तो तभी उसको ये प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है और उसके बुढ़ापे में वो काम आता है, या अगर उसके फैमिली मेंबर्स है उनको ये काम ज़रूर आ सकता है। तो ड्यूरिंग एवरी मंथ जब ये एम्प्लॉई काम कर रहा है, 12% का कंट्रीब्यूशन इस प्रोविडेंट फंड में, इस डिब्बे में हो सकता है। एम्प्लॉई कर सकता है और एम्प्लॉयर को भी करना है। एम्प्लॉई अगर चाहता है तो वो 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, वेरी सिंपल है। अगर मैं ऐसा वर्कर हूँ, ऐसा इंसान हूँ जो सिगरेट, दारू ऐसे शौक नहीं रखता, मतलब मेरे खर्चे कम होते हैं, सीधी सी बात। ओके, मतलब ऑब्वियसली शॉपिंग में भी खर्चा होता है, बाहर जाने में भी खर्चा होता है, बट मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता, मैं सेव करता हूँ। मुझे मेरी बुढ़ापे की चिंता है, मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता है, तो मैं बोलता हूँ मेरे बॉस को कि सर आप ना 15% मेरे पगार से डिडक्ट कर लो और कहाँ पे डालो? प्रोविडेंट फंड के अंदर। अगर मैं बोलूँ 15%, तो क्या बॉस को भी 15% डालना पड़ेगा? नहीं, बॉस को 12% डालना है, उसको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉई अगर ज्यादा बचाना चाहता है तो वो 12 या 20% भी बोल सकता है, बॉस उतना डिडक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये बॉस के मदद के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉई के मदद के लिए होता है। सो इन such a case the employer is not bound to match the extra contribution of the employee. एम्प्लॉई 12% से ऊपर जा सकता है बचत करने के लिए प्रोविडेंट फंड में, बॉस को 12% करना पड़ता है। ओके, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी का मतलब क्या है? देखो भाई, बेसिक वेजेस तो सब आता है, DA, कन्वीनियंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीजें आती है। हाँ, PF के डिडक्शन के बारे में थोड़ी और चर्चा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई इज 15,000 per month. You see, the salary of an employee can be a lot, but then 12% किसका कैलकुलेट करें? 12% क्या हम 40-50 हज़ार का करें? नहीं, इसके लिए 15,000 मैक्सिमम 12% के कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, वरना बॉस लोग ना रोना धोना शुरू करेंगे। दिस मीन्स दैट इवन इफ द एम्प्लॉई सैलरी इज अबाउट 15,000, 20, 25, 30, 50 हज़ार, the employer is liable to contribute only up to 15,000, उसका 12% which is 1,800। तो वेरी सिंपली पुट, एम्प्लॉयर द बॉस नोस। देखो भाई, एक एम्प्लॉई के पीछे, प्रोविडेंट फंड के पीछे, अगर उसका पगार 15,000 से ज्यादा भी रहेगा, मैं तो 15,000 तक का ही 12% देने वाला हूं, मतलब 1800 से ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन जाने वाला नहीं है। एक एम्प्लॉई अपने सैलरी का जितना परसेंटेज चाहता है उतना वो अपने प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। जब भी वो रिटायर करेगा उसको वो प्रोविडेंट फंड का हिस्सा मिल जाएगा। 12% ESI, 4.75%, 1.75%, total comes to 6.5%. In Provident Fund, 12%. It can be more from the employee side, 12% fixed of 15,000 maximum. That means if a worker is getting 10,000, उसका ही 12% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको 1800 तक भी सोचने की जरूरत नहीं है। आगे, द PF इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। PF के लिए जो पैसा दिया जाता है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, EPF एंड EPS, विच इज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम, जो पैसा डाला जाता है वो 2 दिशाओं में, 2 भागों में उसका डिविजन किया जाता है। आगे, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई 12%, 15%, 20% गो स्ट्रेट टू EPF। एम्प्लॉई जितना अपने पगार से कहता है काटने के लिए, वो पूरा प्रोविडेंट फंड के पिटारे में चला जाता है। बट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33%
8.33% ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वो जाता है पेंशन स्कीम में और बाकी का जाता है प्रोविडेंट फंड में। तो वट एवर इज द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लीज याद रखिए एम्प्लॉय के लिए सिंपल, वो जितना भी कंट्रीब्यूट करता है वो 12 हो या 12 से ज़्यादा हो, वो पूरा जाता है ये ऊपर वाले प्रोविडेंट फंड के बॉक्स में। बट फॉर द एम्प्लॉयर ओके 8.33% या मैक्सिमम जो होता है 1250 ये जाता है पेंशन स्कीम में और उसका बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है प्रोविडेंट फंड के अंदर। नाउ दीज वर फ्यू थिंग्स दैट आर डिडक्शंस as far as an employee's or a worker's salary is concerned. We started with TDS. You don't have to calculate it, वो automatically calculate हो जाता है। प्रोफेशनल टैक्सेस, ये स्टेट टैक्स है, ये स्टेट के तिजोरी में जाता है। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और इसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। दीज आर वेरी वेरी व्हाट यू कॉल रेगुलर आइटम्स, जो आप किसी के भी सैलरी की स्लिप में देखो, आप ये चीज़ें एज ए डिडक्शन डेफिनेटली नोटिस करने वाले हो। ओके, इनकम टैक्स देने के पहले ही प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन हो जाता है। आई होप लास्ट लेक्चर जहाँ पर जो 3 कानून है जो एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टेड है वो आपको समझ में आ गया, और आज का जहाँ पे ये डिडक्शंस की चर्चा की गई थी वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ड्यूरिंग द चैप्टर ऑफ लेबर we will be asked to total and find out how much does an employee earn. In order to find that out, the plus and the minus both have to be understood by us. आशा करता हूँ I hope कि ये जो explanation पिछले कुछ मिनट्स के लिए आपको दिया गया है, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई सजेशंस हमें देने हैं, सुझाव देने हैं, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए ज़रूर करें। अगर कोई रिक्वेस्ट है आप वो भी कर सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पुराने हो तो लेक्चर्स की जानकारी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें अगली बार मिलते हो तो ये वाले लेक्चर को हम अगली बार थोड़े आगे लेकर जाएंगे और मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान के स्तर को थोड़ा और इस लेबर कॉस्ट के मामले में बढ़ा दूंगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।